नर्वस सिस्टम। सबसे पहली बात, नर्वस सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? हमारी बॉडी को स्टडी करने के लिए हमने अलग अलग सिस्टम में डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसमें सबसे पहला, अगर हम हेड से शुरू करते हैं तो सबसे पहला सिस्टम है नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम, नाम से पता लग रहा है कि नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होंगे? न्यूरॉन्स, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम की बेसिक फंक्शनल यूनिट को हम बोलते हैं न्यूरॉन, यानी मेन सेल ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दो क्लासिफिकेशन होंगी। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में आएंगे एनाटॉमी, जिसमें आएंगे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसको हमने बोला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से हमें पता लग रहा कि ऐसा सिस्टम जो सेंटर में प्रेजेंट है, हेड और आती है स्पाइनल कॉर्ड, सेंटर में से जाती है ना, उसको बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद इसकी जो हमने मेन फंक्शनल यूनिट पढ़ी उसका नाम था न्यूरॉन, ओके। न्यूरॉन हमने बोला बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या होती है? बहुत सारी ऐसी सेल्स जिनके पास प्रॉपर्टी होती है नर्व इम्पल्सिस को जनरेट करने की, ठीक है। नर्व इम्पल्सिस को जनरेट करके ये क्या करती है? अगले न्यूरॉन की तरफ मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करती है। अगर हमसे कोई पूछे कि हमारी बॉडी में, मतलब ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में टोटल कितने न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो होगा अप्रॉक्स 200 मिलियन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स दे आर नॉन माइटोटिक सेल्स। ऐसी सेल्स जो एक बार बनने के बाद दोबारा कभी डिवाइड नहीं हो सकती, ठीक है। ये कैसी होती है? नॉन माइटोटिक। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों नॉन माइटोटिक क्यों होती है ये? क्योंकि सेल जो होती है ना, हमने सेल का वो सेल पढ़ा था हमने, उसमें हमने सेल के ऑर्गेनेलिस पढ़े थे। उसमें एक आता है सेंट्रोमियर, पढ़ा था हमने। उसके अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स, जो आगे क्या करते हैं? डिवाइड करने का काम करते हैं। इसके अंदर वो सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है, इसीलिए ये नॉन माइटोटिक होते हैं। तो इसमें क्या होगा? सेंट्रोमियर क्या होगा? एब्सेंट। नॉन माइटोटिक सेल्स है, दैट मीन्स ये डिवाइड नहीं कर सकती। फिर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये डिवाइड ही नहीं कर सकती तो ब्रेन में ट्यूमर कैसे होगा? क्योंकि ट्यूमर हमने पढ़ा था कि सेल्स की ओवर ग्रोथ, एक्स्ट्रा अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाना इज ट्यूमर। तो हम कैसे कहेंगे कि ट्यूमर हो गया? न्यूरॉन की जो हेल्पर सेल्स होती है वो डिवाइड होती है। ओके, तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स के साथ कुछ हेल्पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्लायल सेल्स। हमेशा कैंसर होगा ना ब्रेन के अंदर, ट्यूमर बनेगा, वो इन सेल्स के अंदर बनता है, ग्लायल सेल्स के अंदर, जिसको हमने बोला ग्लायोमा, ठीक है। ब्रेन की ग्लायल सेल्स के अंदर जो ट्यूमर होता है उसको बोलते हैं ग्लायोमा। उसके बाद अब ये जो ग्लायल सेल्स थी ये आगे 5 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। उनके नाम हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम बताएंगे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में न्यूरॉन के पास पढ़ा होगा आपने, क्या क्या प्रेजेंट होता है न्यूरॉन के पास? ओके, तो जो एक न्यूरॉन होता है उसके पास सबसे पहला पार्ट जो न्यूरॉन होता है उसके पास होती है टेल लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसे हमने बोला डेंड्राइट, ठीक है। इन डेंड्राइट का क्या काम होता है? ये जो हमारी नर्व इम्पल्सिस आती है ना दूसरे न्यूरॉन से, उनको क्या करती है? ओके, जो टर्मिनल बटन्स आएंगे दूसरे न्यूरॉन के वो इसके साथ अटैच होंगे और अल्टीमेटली क्या होंगे?
जो भी हमारे पास नर्व इम्पल्स आएगी उसको ये रिसीव करेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डेंड्राइट्स इतने सारे क्यों होते हैं? क्योंकि हमने एक नहीं बनाया, हमने सेल बॉडी एक बनाई, हमने उसके बाद ये एक्सोन भी एक ही टेल बनाई, पर ये इतने सारे क्यों बनाए? कहीं से भी आ सकते हैं इम्पल्सेस। बिल्कुल। अब ऐसे मान लो मैं बोल भी रही हूँ, मैं देख भी रही हूँ, मैं सुन भी रही हूँ और मैं लिख भी रही हूँ, इतने सारे काम एक साथ करने होते हैं हमने। अगर मान लो एक ही डेंड्राइट प्रेजेंट होता तो क्या हुआ, जैसे मान लो कि मेरे पीछे डॉगी लगा, ठीक है, मुझे भागना है, उस टाइम पर पहले मैंने देखा, अगर ये प्रोसेस इतना स्लो हो जाए, अगर एक ही डेंड्राइट होता तो वो डेंड्राइट सबसे पहले देखने के इम्पल्सिस को कैरी करता। मैं देखती डॉगी आ रहा है, इतने में दूसरा इम्पल्स बहुत लेट जाता कि अब मुझे भागना था, इतने में तो डॉगी काट जाएगा, है ना। ऐसे इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इतने सारे डेंड्राइट्स, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे इम्पल्सिस एक साथ आती हैं। हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, सारे ही नर्व इम्पल्सिस को एक साथ रिसीव कर सकते हैं, इसीलिए इतने सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास ये सेल बॉडी, इसको क्या बोला, सेल बॉडी, इसके पास होता है ये न्यूक्लियस। इसका क्या काम होता है, जो डेंड्राइट से इम्पल्सिस आ रही हैं उन सबको रिसीव करके आगे एक्सोन की तरफ ट्रांसमिट करने का काम करता है, और उसके बाद न्यूरॉन को काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो उसको यहाँ से मिलती है, सेल बॉडी से, ठीक है। और अगर हम बात करें न्यूरॉन में, अच्छा ये बताओ हमारी बॉडी को एनर्जी किसके थ्रू मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, एटीपी अल्टीमेटली किस चीज से बनती है? एनर्जी किससे मिलती है? खाने से। खाना मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज। लेकिन जो न्यूरॉन की सेल्स होती हैं, ग्लूकोज की एक और फॉर्म होती है फ्रक्टोज। पढ़ोगे आप, लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज। इसमें जो न्यूरॉन को एनर्जी प्रोवाइड करने वाली शुगर है वो है फ्रक्टोज, ठीक है। न्यूरॉन की एनर्जी कौन सी फॉर्म से मिलेगी ग्लूकोज की? फ्रक्टोज से, ओके। उसके बाद उसका नेक्स्ट पार्ट आता है ये, जिसको हमने बोला एक्सोन। एक्सोन के ऊपर प्रेजेंट होती है एक शीट। शीट मतलब एक लेयर जिसका नाम होता है माइलिन शीट। माइलिन शीट क्यों प्रेजेंट होती है? किस चीज के लिए? प्रोटेक्शन के लिए, ओके। पता है क्या होता है, आपने ग्रोथ और डेवलपमेंट दो चीज पढ़ी होंगी। ग्रोथ मतलब हमारे ऑर्गन्स के साइज में इंक्रीज होना, डेवलपमेंट मतलब हमारी स्किल्स एक्वायर होना। अल्टीमेटली मैच्योरेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज माइलिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, इज नोन एज डेवलपमेंट। क्योंकि जब तक आपके न्यूरॉन्स माइलिनेटेड नहीं होंगे तब तक आप स्किल्स को एक्वायर नहीं कर सकते। जब तक आप स्किल्स एक्वायर नहीं करेंगे तब तक हम कह नहीं सकते कि इंसान डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो जो न्यूरॉन की माइलिनेशन होती है ना, वो प्रोवाइड करती है माइलिन शीट। एक लेयर होती है, इसके ऊपर कवरिंग होती है एक्सोन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। इसका अल्टीमेटली सबसे पहला काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। दूसरा काम होता है जो भी नर्व इम्पल्सेस आ रही है वो इसकी मदद से बहुत फास्टली ट्रेवल करती है, ठीक है। और तीसरा काम क्या है इसका? डेवलपमेंट में हेल्प करना, ठीक है। एक छोटा बच्चा, कभी देखा है छोटा बच्चा पैदा होते बोलेगा फोन दो, फोन मिलाना है? कभी नहीं कहेगा, क्योंकि उसकी अभी डेवलपमेंट नहीं है, उसके पास अभी ये थिंकिंग पावर उसकी अभी डेवलप नहीं हुई, जब तक माइलिनेशन नहीं होगा। एक छोटे बच्चे को कभी देखा है अपने हाथ से खुद खाना खा रहा है? ये ग्रोस मोटर स्किल होती है जो एक्वायर करेगा बाद में, जब न्यूरॉन की क्या हो जाएगी? माइलिनेशन। माइलिनेशन के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है माइलिनेशन की, उसको बोलते हैं माइलिन शीट। और वो आगे बनाने का काम करते हैं, जो हम पढ़ेंगे ग्लायल सेल्स, जो हेल्पर सेल्स थी ना उसके अंदर आती हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन करेगी, उनको बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। इतना समझ में आया? ओके। एक्सोन के बाद यहाँ पर प्रेजेंट होती है टर्मिनल बटन्स, ठीक है।
ये एंड पार्ट जो होता है, और ये टर्मिनल बटन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। मैंने आपको न्यूरो ट्रांसमीटर्स बताए थे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरो ट्रांसमीटर के नाम बताओ। जब सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है तो कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जिसकी वजह से सिंपैथेटिक वाले इफेक्ट आता है? याद करो, फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम ऑफ बॉडी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, दूसरा नाम एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, तीसरा नाम कैटेकोलामाइन्स। याद आया कुछ? ओके, फाइट एंड फ्लाइट में हेल्प करते हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर हैं एसिटाइल कोलिन, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करा के जो पैरासिम्पैथेटिक के इफेक्ट्स आते हैं वो शो करेगा, ठीक है। इतना समझ में आया? इसके अंदर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कोई भी एक्शन करवाने में हेल्प करवाते हैं। ओके ओके, अब हम पढ़ेंगे हेल्पर सेल्स, दैट इज ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स क्या होती हैं? न्यूरॉन की हेल्पर सेल्स प्रेजेंट, ठीक है। अगर हमारे पास 200 मिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट है ना, तो जो उसकी हेल्पर सेल्स है ग्लायल सेल्स, वो उसकी 200 टाइम्स 200 गुना ज्यादा प्रेजेंट होंगी, ठीक है, ग्लायल सेल्स। हाँ जी, अमाउंट ज्यादा हो गया तो एनर्जी कंजप्शन कम हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एनर्जी कंजप्शन कम होती है। ब्रेन को सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। मैंने बताया था ब्रेन की जो सेल्स होती हैं उनको अगर 6 मिनट के लिए ब्लड सप्लाई रुक जाए ना तो परमानेंट डैमेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा सेंसिटिव सेल होती है ग्लूकोज और ऑक्सीजन के लिए, ब्रेन सेल्स, उसमें दोनों आती है। कौन सी? न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल्स दोनों। अब हम पढ़ेंगे ग्लायल सेल्स 5 टाइप की हैं, ठीक है। सबसे पहले है ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। साइट्स मतलब सेल, ओलिगो मतलब कम, डेंड्रोसाइट डेंड्राइट, थोड़े कम डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, अमाउंट में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद आती है एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लायल सेल्स, एपेंडिमल सेल्स, एंड श्वान सेल्स। ये सेल्स होती हैं हेल्पर सेल्स, ठीक है, जिनको हम ग्लायल सेल्स बोलते हैं। 5 टाइप की हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लायल सेल्स, एपेंडिमल सेल्स एंड श्वान सेल्स। ओके, अब हम इनके काम पढ़ेंगे। काम, इंसान की पहचान हमेशा काम से होती है ना। कई होता है ना, किसी का नाम बड़ा होता है, काम नहीं होता, किसी का काम इतना बड़ा होता है कि नाम का अपने आप हो जाता है। हमेशा इंसान के काम बड़े होने चाहिए, है ना। ओलिगोडेंड्रोसाइट का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। क्या? जो हमने पढ़ा माइलिनेशन का काम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक जोन को माइलिनेशन प्रोवाइड करने का काम किसका है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का। तो ये क्या करवाती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन। ओके, फिर आती है एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट क्या होता है? स्पेस में जाता है ना। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोसाइट्स, स्टार सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनका मेनली क्या काम होता है? एस्ट्रोसाइट्स जो हमारे ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होती है ना, सॉरी, जो हमारे ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट होता है ना, ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB, ट्रिपल B से डिनोट करते हैं हम, ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी कि ब्लड और ब्रेन के बीच में बैरियर। हमारा ब्लड ब्रेन में जाता है, मतलब उसके साथ बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस भी साथ में जाते हैं, ठीक है। तो वो ब्रेन में पहुंचने से पहले उसको एक दरवाजे के थ्रू जाना पड़ता है, जिसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो डायरेक्टली उसको
क्रॉस करके ब्रेन के अंदर इफेक्ट लाती है, ठीक है, और कुछ ड्रग्स क्रॉस ही नहीं कर पाती है उसको। तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का काम कौन करेगा? एस्ट्रोसाइट्स, स्टार सेल्स, चमकने वाली सेल्स, ब्रेन को चमका के रखती है। कैसे? कोई भी वेस्ट चीज जो हमारे ब्रेन के लिए हार्मफुल है वो ब्रेन में ना पहुंचाए, उसको रोकने का काम करता है ब्लड ब्रेन बैरियर, और ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाती है एस्ट्रोसाइट्स। उसके बाद आती है माइक्रोग्लियल सेल्स। मैक्रोफेजेस पढ़ा था हमने, ठीक है, ब्लड सेल्स के अंदर हमने मैक्रोफेजेस पढ़े थे। तो ब्रेन की जो मैक्रोफेजेस होती है उनको बोलते हैं माइक्रोग्लियल सेल्स। मैक्रोफेजेस का क्या फंक्शन था? इनगल्फ कर लेते बैक्टीरिया को, सिर्फ बैक्टीरिया को। ब्रेन ब्रेन के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर जा रहा है तो उसको एनगल्फ करके वहीं पर मारने का काम करती है माइक्रोग्लियल सेल्स। तो इसका क्या काम है? फैगोसाइटोसिस करना। तो अल्टीमेटली क्या प्रोवाइड करेंगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। फिर आती है एपेंडिमल सेल्स। एपेंडिमल सेल का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ब्रेन के अंदर। हार्ट में हमने पढ़ी है वेंट्रिकल्स, पढ़ा है कार्डियक सिस्टम में कितनी वेंट्रिकल्स है हार्ट में? दो वेंट्रिकल्स हैं। कौन कौन सी? लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल्स होती हैं, ठीक है, पढ़ेंगे हम, पूरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल 2 होती है, लेफ्ट और राइट, 2 होगी, उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल 3 होगी, फिर आती है फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये जो वेंट्रिकल्स होती है ना, इसकी जो लाइनिंग होती है उसको बनाने का काम करती है एपेंडिमल सेल्स, ठीक है, और वहां से क्या रिलीज होती है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF रिलीज होती है। तो वहां पर उसकी लाइनिंग बनाने का काम कौन करेगी? एपेंडिमल सेल। उसके बाद आता है कोरोइड प्लेक्सस। ब्रेन के अंदर एक पार्ट है कोरोइड प्लेक्सस जहां से डोपामिन भी रिलीज होता है, ठीक है। डोपामिन पता है एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। उसके फंक्शन भी हम पढ़ेंगे। तो एपेंडिमल सेल्स उसकी लाइनिंग भी बनाने का काम करती है, ठीक है। तो 2 फंक्शन हो गए इसके, वेंट्रिकल्स की लाइनिंग बनाती है और डोपामिन, सब्सटेंशिया नाइग्रा उसकी लाइनिंग बनाने का काम ये करती है। लास्ट आती है श्वान सेल्स। श्वान सेल्स का क्या फंक्शन है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन का काम किया ओलिगोडेंड्रोसाइट ने। फिर एक और सिस्टम आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। सेंटर से बॉडी को इंपल्सेस पहुंचाने का काम किया सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने, यानी कि सेंटर से बॉडी को कनेक्ट करने का काम। बॉडी को सेंटर से कनेक्ट करने का काम करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। तो उसकी माइलिनेशन का काम कौन करेगा? श्वान सेल्स। तो ये क्या करती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिनेशन। फंक्शन समझ में आए? 5 टाइप की हेल्पर सेल्स हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लियल, एपेंडिमल, श्वान सेल्स। इनके अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन हमने पढ़ लिया और न्यूरॉन की हमने हेल्पर सेल्स पढ़ ली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन। सबसे पहले मैंने आपको बताया था वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं? वाइटल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स जो बंद हो गए तो हम बंद हो जाते हैं, है ना, उनको बोलते हैं वाइटल ऑर्गन। तो ब्रेन एक वाइटल ऑर्गन है जिसको प्रोटेक्ट रहना होता है, ठीक है। और ब्रेन तक पहुंचने के लिए ना किसी भी चीज को 7 समुंदर पार करने पड़ते हैं। गाना सुना है ना, 7 समुंदर पार, है ना, वो। तो ब्रेन के ऊपर भी 7 समुंदर प्रेजेंट होते हैं। वो हम पढ़ेंगे कौन से 7 समुंदर होते हैं। तो हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन।
सबसे पहले बोनी प्रोटेक्शन, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये खोपड़ी प्रेजेंट होते हैं, खोपड़ी स्कल बोनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, पहला बोनी प्रोटेक्शन, दूसरा मेनिंजियल प्रोटेक्शन, मेनिंजिस होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ड्यूरामेटल, पायामेटल, एरेक्नोइड मेटल, जिन्हें मेनिंजिस बोलते हैं, है ना। तो मेनिंजियल प्रोटेक्शन, लास्ट में आता है फ्लूइडी प्रोटेक्शन। फ्लूइड भी होता है ब्रेन के अंदर, जिसे हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, बोनी प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो क्रेनियम होता है, क्रेनियम, स्कल बोन्स होती हैं, अल्टीमेटली स्कल बोन्स, जिसके अंदर होती है क्रेनियल और फेशियल बोन्स। पढ़ी है क्रेनियल और फेशियल बोन्स? नहीं पढ़ी तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें जो क्रेनियल बोन्स आती है ना, वो प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को। क्रेनियल बोन कौन कौन सी होती है? हाँ, ये ऐसे एग्जाम में कोई पूछेगा क्रेनियल बोन्स वहां पे क्या होंगे, ये ऐसे नहीं, नाम है इनके, फ्रंटल, 2 पैराइटल, 1 ऑक्सीपिटल, 2 टेम्पोरल, स्फेनॉइड, इथेनॉइड और 14 फेशियल बोन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर हम सिर्फ स्कल की बात करें तो उसके अंदर है 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 1 ऑक्सीपिटल, 2 टेम्पोरल। ठीक है, तो फ्रंटल 1, पैराइटल 2, ऑक्सीपिटल 1, टेम्पोरल 2। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या करती हैं, सबसे हार्ड बोन होती है ये हमारी बॉडी की, सबसे हार्ड, क्योंकि ये इतनी जल्दी टूट नहीं सकती है। अगर ये टूट जाए तो ब्रेन को डायरेक्ट इंजरी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ही हार्ड होती है, इसीलिए ब्रेन इसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, तो बोनी प्रोटेक्शन समझ में आई? उसके बाद आती है मेनिंजियल प्रोटेक्शन। मेनिंजियल प्रोटेक्शन में मेनिंजिस आती है। मेनिंजिस पता है कौन कौन सी होती है? अभी तो बताया था, ड्यूरामेटल, एरेक्नोइड मेटल, पायामेटल, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ड्यूरा, एरेक्नोइड, पायामेटल। ठीक है, अब पता है कंफ्यूजन में क्या आ जाता है कि एग्जामिनर हमसे पूछता है कि सबसे बाहर कौन सी है, सबसे अंदर कौन सी है, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। ड्यूरामेटल, ड्यूरा वर्ड मतलब हार्डनेस। ठीक है, तो ऐसी मेनिंजियल लेयर जो क्या होगी, ऐसी जगह पर प्रेजेंट होगी जो सबसे हार्ड होगी। सबसे हार्ड स्कल बोन, स्कल बोन के बिल्कुल साथ लगे हुए जो लेयर होते हैं वो होते हैं ड्यूरामेटल। ठीक है, उसके बाद एरेक्नोइड मेटल, मिडल लेयर, और पायामेटल जो बिल्कुल ब्रेन के साथ चिपकी होती है। ठीक है, हर ऑर्गन के अंदर क्या होता है, एक सबसे ऊपर वाली कवरिंग होती है, पेरिओस्टियम, सबसे ऊपर वाली, पेरिकार्डियम जैसे हार्ट में प्रेजेंट होती है, वैसे पेरिओस्टियम ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है, सॉरी बोन्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो सबसे ऊपर वाली लेयर ब्रेन की सबसे मतलब सबसे ऊपर जो साथ में प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं पायामेटल, जो ब्रेन के साथ बिल्कुल चिपकी होती है। ड्यूरामेटल, एरेक्नोइड मेटल, पायामेटल। उसके बाद इनके बीच में कुछ स्पेसिस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाम आपने सुना होगा एपिड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहला आता है एपीड्यूरल। एपी मतलब अबव, ड्यूरल मतलब ड्यूरामेटल के ऊपर। ठीक है, तो ऐसा स्पेस जो कहाँ होगा, ड्यूरामेटल के ऊपर। ठीक है, तो
गया एपिड्यूरल। फिर आता है सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल मतलब सब मतलब नीचे, ड्यूरल मतलब ड्यूरा के नीचे। ड्यूरा के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? एरेक्नोइड, यानी कि स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नोइड मैटर। ठीक है, स्पेस बिटवीन ड्यूरा एंड एरेक्नोइड, उसको बोलेंगे हम सब ड्यूरल स्पेस। फिर आता है हमारे पास सब एरेक्नोइड स्पेस। सब एरेक्नोइड, सब एरेक्नोइड मतलब नाम से पता लग रहा है, सब मतलब नीचे, एरेक्नोइड मतलब एरेक्नोइड मैटर के नीचे। तो एरेक्नोइड के नीचे क्या है? पाया मैटर। एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच वाले स्पेस को हम बोलेंगे सब एरेक्नोइड स्पेस। स्पेस बिटवीन एरेक्नोइड एंड पाया मैटर। ओके, फिर जो CSF होता है ना हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो हमेशा इस स्पेस में मिलता है, सब एरेक्नोइड स्पेस में। ठीक है, तो CSF कहाँ प्रेजेंट होगा? सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक आप बीमारी पढ़ेंगे मेनिंजाइटिस। आइटिस मैंने बताया था किसी भी वर्ड के पीछे लग जाए मतलब इन्फ्लेमेशन, और मेनिंजाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। इन मेनिंजेस में एक बीमारी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेनिंजाइटिस ब्रेन की कौन सी लेयर को इन्वॉल्व करता है? कौन सी को करेगा? ड्यूरा को, एरेक्नोइड को या पाया? एरेक्नोइड और पाया मैटर को हमेशा इन्वॉल्व करता है, क्योंकि CSF के अंदर इन्फेक्शन होता है इसमें, और CSF कहाँ ट्रैवल करता है? इनके बीच में। इसीलिए हमेशा मेनिंजाइटिस कहाँ होगा? ड्यूरा मैटर तक नहीं पहुंचता है। हाँ, वो कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो सारी की सारी मेनिंजेस को इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, न्यूरोग्लाया पढ़ लिया हमने, मेनिंजेस हमने पढ़ लिया, एरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर। ओके, और ये जो लेयर्स होते हैं मेनिंजियल कवरिंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों पे होती है। फिर थर्ड प्रोटेक्शन कैसे मिल रही थी हमें? फ्लूइडी प्रोटेक्शन। जो फ्लूइड था वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और फ्लूइड कौन सा है ब्रेन में? CSF। फुल फॉर्म क्या है CSF की? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नाम से पता लग रहा है, सेरिब्रो मतलब ब्रेन, स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड, फ्लूइड मतलब पानी, यानी कि ऐसा पानी जो कहाँ प्रेजेंट होगा? ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ओके। किडनी के अंदर जब ब्लड अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है तो क्या बनता है? किडनी फिल्टर करके क्या बनाती है? यूरिन बनाती है। ब्रेन में ब्लड अल्ट्रा फिल्ट्रेट होकर क्या बनाएगा? CSF। तो पहली बात हम लिखेंगे इसकी फुल फॉर्म, उसके बाद हम बताएंगे इट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कुछ हाँ, बाद में रीएब्सॉर्ब होता रहता है और एक्सक्रीट आउट भी होता रहता है वीनस लिम्फेटिक ड्रेनेज के साथ। बताएंगे हम कैसे बनता है, कितना बनता है, कैसे रीएब्सॉर्ब होता है। ठीक है, तो क्या होता है? CSF क्या है? अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड इन ब्रेन। ठीक है, CSF का मेनली क्या काम है? सबसे पहली बात तो ये क्या है? फ्लूइड कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सबसे पहली चीज हमने बताई। उसके बाद ये क्या है? शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है। ठीक है, शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए काम करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें
ओके, इसमें बताया हुआ है CSF क्या होता है, हमेशा क्लियर होता है, क्लियर बिल्कुल साफ होता है, ठीक है, क्लियर फ्लूइड होता है ब्रेन के अंदर प्रेजेंट। और इसके अंदर क्या क्या होता है, वाटर, सबसे पहली बात वाटर प्रेजेंट होगा इसमें, प्रोटीन्स होंगे इसमें, ग्लूकोज होगा इसमें। और एक चीज हमेशा याद रखना, आरबीसी कभी भी CSF में प्रेजेंट नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आरबीसी प्रेजेंट हो गए तो वो रेडिश कलर का हो जाएगा, और आरबीसी अगर प्रेजेंट है तो गड़बड़ है। आरबीसी नॉर्मली CSF में नहीं होते, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, WBC होंगे जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर होगा प्रोटीन, शुगर, क्लोराइड और वाटर, ठीक है। कॉम्पोजिशन है ये CSF की। कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, वाटर, दूसरा इसमें होती है WBC, प्रोटीन, शुगर, क्लोराइड, ठीक है। WBC कितने प्रेजेंट होते हैं, 0 to 2 सेल्स पर mm3। 1 मिलीमीटर क्यूब के एरिया में 0 से 2 सेल्स प्रेजेंट होंगी WBC की। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो इसमें प्रेजेंट होगा 15 to 25 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। शुगर की अगर हम बात करें 40 to 95 mg पर डेसीलीटर, इतना प्रेजेंट होता है। क्लोराइड की अगर हम बात करें, नॉर्मल बॉडी से ज्यादा क्लोराइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, 90 to 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, इतना प्रेजेंट होगा इसमें। तो WBC, प्रोटीन, शुगर, क्लोराइड ये प्रेजेंट होते हैं किसमें, CSF में। एक बीमारी आप आगे पढ़ेंगे, हेड इंजरी। हेड इंजरी जब होती है ना तो क्या होता है, अगर स्कल बोन्स फ्रैक्चर होके अंदर तक जा रही हैं और सब एरेकेनोइड हैमरेज हो गई है, उसमें क्या होता है, CSF लीक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और वो कहां से लीक होगा, कान से या नाक से। कान से निकल रहा है तो ऑटोरिया, क्या बोलेंगे, ऑटोरिया, ऑटोरिया, ठीक है। नाक से निकल रहा है तो राइनोरिया। एक पेशेंट आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आए, उसको हेड इंजरी हुआ है, कान से कोई फ्लूइड आ रहा है, तो आपसे पूछा जाए आप कैसे पता लगाएंगे कि ये CSF है या नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हम उसको क्या करेंगे, गॉस पीस पर ले लेंगे, गॉस पीस होगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, वो सिक्रीशन उसको आप क्या ले लेंगे, गॉस पीस पर ले लेंगे। तो उसमें क्या होगा, वो एक कंसेंट्रिक सर्कल के अंदर स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। अंदर येलो येलो और बाहर से व्हाइटिश रेडिश का प्रेजेंट होगा, उसको बोलते हैं हेलो साइन, ठीक है। अगर ये है इसका मतलब क्या है, CSF है। जो कान से सिक्रीशंस आई है वो क्या है, CSF है, ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में समझ में आया इतना, ओके। उसके बाद कितना बनता है CSF? CSF हमेशा बनेगा 0.5 ml पर मिनट। 1 मिनट में 0.5 ml बनता है, ठीक है। तो अगर हम पूरे दिन की बात करें, 0.5 ml 1 मिनट में बना, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स आएगा 720 ml, ठीक है। 720 ml पूरे दिन में क्या बनता है, CSF बनता है। लेकिन इसके अंदर से क्या होगा, जो 600 ml होगा वो होता है रीएब्सॉर्ब। अगर सोचो, आपने GFR पढ़ेंगे आगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसके अंदर क्या होता है, 125 ml पर मिनट में हमारा जो किडनी है वो यूरिन को फिल्टर आउट करके, मतलब ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बना देता है, ठीक है। तो उसके अंदर नॉर्मल जो हमारी बॉडी में होता है ना, उसके अंदर बहुत सारा यूरिन बनता है, ठीक है। अप्रॉक्स कितना बनता है, नहीं लीटर्स में बनता है शायद, क्या नहीं है मुझे, ठीक है।
अगर इतना यूरिन बनने लग जाए और वो सारा का सारा एक्सक्रीट आउट होने लग जाए तो कितना पानी हो जाएगा, है ना? तो वहां पर क्या, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी और वो चीज रीअब्सॉर्ब होकर अल्टीमेटली हमारे पूरे दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है। ऐसे क्या होता है, 750 ml बंद हो गया और वो यूरिन सारा एक्सक्रीट आउट नहीं होता है CSF। 600 ml रीअब्सॉर्ब होगा तो अल्टीमेटली कितना बचा, 120 ml। ठीक है, 100 to 120 ml CSF का नॉर्मल अमाउंट है। ठीक है, इतना समझ में आया? इसमें कोई डाउट? अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन आया कि इसको रीअब्सॉर्ब कौन करेगा। सब एरेक्नोइड हमने स्पेस पढ़ा, उसके अंदर कुछ विलाई प्रेजेंट होता है। विलाई पता है, प्रोजेक्शन होती है ऐसे रेशे टाइप में, हेयर लाइक रोज होती है, तो वो उसको हम बोलेंगे एरेक्नोइड विलाई, क्योंकि वो एरेक्नोइड, सब एरेक्नोइड स्पेस में प्रेजेंट है। वो क्या करती है, इस एक्स्ट्रा CSF को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। इतना समझ में आया? इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ ज्यादा समझ में आ गया हो? ओके, इसमें आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सबसे पहले न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं, कहाँ से इम्पल्सेस ट्रेवल करेंगे, कहाँ को जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है जो हमने हेल्पर सेल्स पढ़े, ग्लायल सेल्स, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसमें क्या लिखना है, आपने पांचों के नाम लिखने और 2-2 फंक्शंस बता देंगे, 2 नहीं तो 1। CSF का फंक्शन सबसे पहले हमने बताया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ब्रेन को। इसके अंदर क्या है, हमने बताया WBC भी प्रेजेंट होते हैं और WBC का क्या काम है, अल्टीमेटली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक्स्ट्रा फॉरेन पार्टिकल आता है उसको क्या करते हैं, वहीं पर डैमेज कर देते हैं। ठीक है, ये काम है CSF का, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ब्रेन में कोई भी शॉक आता है, ठीक है, कोई भी मतलब बाहर से एक्सटर्नल फोर्सेस लगी तो वो जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब करने का काम CSF करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे CSF से रिलेटेड पूछा जा सकता है, CSF क्या है, CSF की कॉम्पोजिशन कितना बनता है, कितना रीअब्सॉर्ब किया जाता है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मतलब जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? और ये ड्यूरामेटल, पायरामेटल, ये बहुत जो मेम्ब्रेनियस आपने प्रोटेक्शन पढ़ा, मेनिंजियल प्रोटेक्शन, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ओके, अभी मैं क्वेश्चन पूछूं तुमसे? पूछो पक्का? ओके, तो मुझे बताओ कि जो हमारी न्यूरॉन सेल्स होती हैं नॉन माइटोटिक क्यों होती हैं? अच्छा, ब्रेन में जो ट्यूमर होता है वो कौन सी सेल्स में होता है? ग्लायल सेल्स कितने टाइप्स की होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओके, मेनिंजियल कवरिंग के नाम? यहाँ से जवाब आ गया। ओके, CSF कौन से स्पेस में ट्रेवल करता है? उस स्पेस का नाम क्या है? सब स्पेस। CSF नॉर्मली कितना बनता है एक दिन में? 750 ml बनता है। रीअब्सॉर्ब कितना हो गया?